दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और केवीएस के प्रिपरेशन के स्टडी में आज हमारे साथ हैं अनु भाई पटेल, जो पीजीटी ज्योग्राफी हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन में। आज वो अपनी कहानी, कैसे वो उन्होंने इंटरव्यू फेस किया, कहाँ से उन्होंने पढ़ाई की है, सब कुछ अपनी जुबानी सुनाएंगे। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं अनु भाई पटेल को माइक सौंपता हूँ। सर, थैंक आप यू सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम अन्नू भाई पटेल है। मैं पीजीटी ज्योग्राफी हूँ। मेरी स्टार्टिंग एजुकेशन हुई थी जवाहर नवोदय विद्यालय मिर्जापुर से। फिर उसके बाद मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में मेरा स्नातक हुआ, भूगोल और अर्थशास्त्र में। उसके बाद मैं टीडी कॉलेज जौनपुर से बीएड किया। फिर मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में एमए किया ज्योग्राफी से। एंड ऑन द सेम ईयर 2014 में ही मेरा एमए कंप्लीट हुआ। और अगले महीने में केंद्रीय विद्यालय में इंड्यूस हुआ एज ए टीजीटी सोशल साइंस 2014 में। 2014 में। ठीक है सर। उसके बाद फिर मैं 2 साल के बाद हार्ड स्टेशन गया बरपेटा, फ्रॉम केवी गोपालपुर मिलिट्री स्टेशन से बरपेटा। हम्म, फिर वहां पे मैं पीजीटी के रूप में चयनित हुआ डायरेक्ट 2017 के वैकेंसी में। और हम्म, मेरा तेजपुर विश्वविद्यालय में चयन हुआ, वहाँ के उसके अंदर केंद्रीय विद्यालय है। हम्म। और फिर मैं अभी इसमें वर्तमान में केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 एफएस चकेरी में कार्यरत हूँ। और इस बार मुझे भगवान के सौभाग्य से थोड़े अच्छे मार्क्स मिले हैं वाइस प्रिंसिपल के एलडी में। अच्छा, 112 नंबर हैं। तो बहुत होपफुल। बहुत शुभकामनाएं सर, आपका अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। तो दर्शक हमारे ये जान जाए कि सर ने दो इंटरव्यू फेस किया, टीजीटी एसएसटी का और दूसरा पीजीटी ज्योग्राफी का। तो इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। तो सर, आप सबसे पहले पीजीटी ज्योग्राफी पर बात करेंगे कि पीजीटी जी सर। ज्योग्राफी का इंटरव्यू आपका कैसा रहा, कहाँ पर हुआ और उसमें क्या क्या सवालात थे। जी, पीजीटी ज्योग्राफी इंटरव्यू मेरा बजाज नगर केंद्रीय विद्यालय बजाज नगर जयपुर में हुआ। और उस समय मैं टीजीटी सोशल साइंस था। और मैंने अपना सारे डॉक्यूमेंट्स लिए और सर से पहले एनओसी लिया, क्योंकि हाँ। एनओसी जरूरी होता है। अगर आप वर्तमान में किसी भी विभाग में कार्यरत होंगे तो आपको एक एनओसी की जरूरत होगी। हम्म। और अपने समस्त डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप कैटेगरी में से बिलोंग करते हैं। हम्म। इसके अलावा आपकी सभी जो प्रतियां हैं, हाई स्कूल की, इंटरमीडिएट की, डिग्री कॉलेज की, एमए की, बीएड की, ये सब आप सभी लेके जाएंगे और 2 प्रति जेरोक्स लेके जाएंगे। हम्म। और उस दिन आप कपड़े बहुत ही सौम्य, बहुत जरूरी नहीं कि हमको तड़क भड़क में रहना है, हमको बहुत ही सौम्य तरीके से अपने आप को प्रदर्शित करना है। हम्म। और वहां पे सबसे बड़ा पहनावा आपका होगा आपका आत्मविश्वास। क्या बात है। उससे बड़ा आत्मविश्वास, उससे बड़ा कोई पहनावा नहीं है। और वही एक चीज है जो आपको उस मंजिल तक पहुंचाएगा। क्योंकि हम सभी को पता है कि रिटन टेस्ट में 2-4 नंबर किसी का ज्यादा या कम होता है। और इंटरव्यू में जो मार्क्स होते हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अंतिम चयन में। हम्म। मेरा टीजीटी इंटरव्यू हुआ था जेएनयू दिल्ली में, केंद्रीय विद्यालय जेएनयू दिल्ली। और हाँ। वहां पे मुझे 60 में 55 नंबर मिले थे। अरे वाह। ठीक है। तो सबसे पहले जो बात जो इंटरव्यू में आपसे पूछी जाएगी, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेंगे। उसके बाद आपको पैनल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। वहां हाँ। पे आपको सभी के साथ पहले तो सबको प्रणाम करना है। उसके बाद वो अगर बोले तो आप अपना सीट धारण कीजिए। इस बार इंटरव्यू 2 पार्ट में डिवाइडेड होंगे। वन पार्ट इज फॉर द इंटरव्यू एंड नेक्स्ट पार्ट, हाफ पार्ट विल बी फॉर डेमो। डेमोलेशन होगा आपका। और हाँ। डेमोलेशन में आपकी राइटिंग स्किल, आपका ओरल स्किल, मतलब कि आपकी आवाज कैसी है। जैसे कि विवेक सर की जो आवाज है काफी, मतलब कि लगता है कि क्लास में 40 लोग के में जो एड्रेस होना चाहिए, तो आपका आवाज काफी स्पष्ट, क्लियर, उच्चारण साफ होना चाहिए। हम्म। इसके अलावा वहां पे आपसे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं करते। वो उम्मीद करते हैं, उनके जो प्रश्न होंगे आप देखेंगे सिलेबस के आसपास ही होंगे, जो 11th 12th के सिलेबस होंगे। हम्म। क्योंकि उनको किसी भी विषय का बहुत बड़ा विद्वान नहीं चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसे होते हैं कि विषय के विशेषज्ञ तो हैं, लेकिन वो बच्चों के लिए जरूरी नहीं कि वो सुकर हों। हाँ। तो उनको ऐसे शिक्षक की जरूरत होती है जिनका कमांड एनसीईआरटी के सिलेबस पे बेहतर हो।
उसमें जो फंडामेंटल हैं, मूलभूत जो सिद्धांत हैं, उनमें आपका क्लियरिटी कितना है, या हाँ। आप काज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को कैसे स्टेब्लिश करते हैं, हम्म। और उसके प्रोज एंड कॉन्स। जैसे मान लीजिए कोई एक थियरी हो गई, थियरी के आलोचना में भी कुछ चीजें बोली जाती है, थियरी के सपोर्ट में भी कुछ चीजें बोली जाती हैं, तो आपको अनबायस्ड, स्पेशली हिस्ट्री में तो अनबायस्डनेस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि आप कितने ज्यादा मेंटली हेल्दी हैं। मेंटली हेल्दी मतलब कि सपोज दैट आपको तुगलक के बारे में बोला जा रहा है, खिलजी के बारे में बोला जा रहा है, तो आपको एक एज ए हिस्टोरियन पर्सपेक्ट देना है। ठीक है, आपको ना तो, जी सर। पीजीटी ज्योग्राफी के इंटरव्यू पर हम आते हैं, उस आपके इंटरव्यू में क्या क्या प्रश्न हुए थे? फिजिकल हमारे ज्योग्राफी इंटरव्यू से में, हुए थे? हाँ जी सर, हमारे इंटरव्यू में फिजिकल ज्योग्राफी से हुए थे, जैसे कि वनस्पति क्या होते हैं, उसके कारक क्या होते हैं, उसके अलग अलग जगह पे वनस्पतियां जो हैं। हाँ। तो जैसे कि हमने ये बताया कि मानसून, सॉरी, विषुवत रेखी वन विषुवत रेखा के आसपास मिलते हैं। तो हम्म। उन्होंने पहले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि फिर ये आसाम और मेघालय में क्यों मिलते हैं, जबकि वो तो लगभग लगभग 25 डिग्री के उत्तर के ऊपर हैं। हाँ। फिर ये हुआ कि भाई उसकी जो भौगोलिक स्थिति इस तरीके से है कि वहां पे बारिश ज्यादा होती है। तो अगर हाँ। टेम्परेचर साल भर ना भी हो लेकिन बारिश बहुत ज्यादा है, तो भी हाँ। वनस्पति काफी सघन होगी और हरी भरी होगी। तो इस तरीके की चीजें, क्योंकि अब अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो कहेंगे कि विषुवत रेखावन केवल विषुवत रेखा के पास ही नहीं मिलते, अपितु कई बार ऐसी जगहों पे भी मिलते हैं जहाँ पे खूब ज्यादा बारिश होती है, अन्य अन्य कारण से, किसी भी कारण से हो सकती है। तो एक। और उन्होंने मैप मैप वर्क पूछे थे, उन्होंने वर्ल्ड मैप वहां पे टंगे थे और इंडिया के मैप टंगे थे, पॉइंटर था। हाँ। और उन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट आइलैंड्स को पूछा, इंपॉर्टेंट कैपिटल्स को पूछा, सी पोर्ट्स को पूछा, अच्छा। एयरपोर्ट्स को पूछा, इंपॉर्टेंट माइनिंग एरियाज को पूछा। तो हम्म। जो भी चीजें हैं उन्होंने पूछा, ये सब चीजें। एक तो हो गया फिजिकल ज्योग्राफी में, आप बताया कि जी वनस्पति के बारे में पूछा, जी जी। और दूसरा मैप के बारे में पूछा, मैप के बारे और में पूछा। और उसके बाद आपके टीचिंग एरेना में आते हैं कि टीचिंग फिलॉसफी में, जैसे कि मतलब एनसीएफ क्या है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हाइलाइट्स क्या हैं, या बाल अच्छा। वाटिका जो खुलने जा रही है उसमें वो क्या है। ठीक है, हाँ। नया पैटर्न में क्या है, नए पैटर्न में क्लास 10th के बाद बच्चे किन किन सब्जेक्ट को ऑप्ट कर सकते हैं। पहले क्या था कि अगर आप बायोलॉजी लेते हैं तो सर्टेन सेट ऑफ सब्जेक्ट आपको लेना होता था। ठीक है, इसमें अच्छा। आपको लिबर्टी नहीं थी। अब एनईपी में क्या होगा कि आप कोई भी 5 सब्जेक्ट ले सकते हैं। ठीक मतलब है, आप, मतलब ये हो जाएगा कि आप अपने सब्जेक्ट के साथ साथ जो एनसीएफ अब है, यस, एनईपी है, इन यस, सबों को भी देख एजुकेशन सकते हैं। एजुकेशन फील्ड में जो नए रिसेंट डेवलपमेंट हो रहे हैं, जैसे एनसीएफ हो गया, न्यू एजुकेशन पॉलिसीज हो गई, पॉक्सो एक्ट हो गया, ठीक है, आरटीई हो गया, राइट टू एजुकेशन हो गया, आरटीआई हो गया, ठीक है, एंड ये एईपी हो गया, एडोलसेंट एजुकेशन प्रोग्राम हो गया। तो इस तरीके की चीजें भी पूछते हैं सर। और आपसे डेमोन्स्ट्रेशन कराया गया, किसी टॉपिक यस, पर हमसे पढ़ाया आपने? डेमोन्स्ट्रेशन, यस, डेमोन्स्ट्रेशन हमसे कराया गया था प्राइमरी एक्टिविटीज पे। अच्छा। तो ह्यूमन जैसे प्राइमरी एक्टिविटीज क्या होती है, तो एक्टिविटीज में हम दो टाइप की एक्टिविटीज होती हैं, एक इकोनॉमिकल एक्टिविटीज होती है, एक नॉन इकोनॉमिकल एक्टिविटीज। और हाँ। इकोनॉमिक एक्टिविटीज में फिर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टरनरी, क्विनरी सेक्टर्स आते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर्स में फिर इनको रेड कॉलर वर्कर बोलते हैं, और इसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं। ठीक, इस तरीके की चीजें पूछी। तो अभी एक बात आ जाती है, जैसे कि ज्योग्राफी में कौन सा पार्ट अच्छा रहेगा डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए अपनी तैयारी से? आपको दिया गया था टॉपिक या फिर अपने मन से आपने पढ़ाया था? ये अलग अलग विषय, पैनल में जो मेंबर्स थे और या जो कैंडिडेट्स थे उनके सौभाग्य पे निर्भर था। कई बार वो खुद से भी पूछ लिए थे, और हाँ। कई बार वो खुद भी निर्भर करता है कि आपने आगामी प्रश्न, पिछले प्रश्न का उत्तर कैसे दिया। अगर आप पिछले प्रश्न का उत्तर संतोषजनक दिए हैं तब वो टॉपिक खुद फेंकते हैं। और कई बार क्या होता है, कुछ प्रश्न में आपको असुविधा होती है, तब वो आपको थोड़ा सहज बनाने के लिए कहते हैं आप अपना कोई टॉपिक पढ़ाइए। हम्म। इसमें कोई फर्क नहीं होता है, वो या तो आपको कोई एक टॉपिक देंगे या तो आपको कोई एक टॉपिक सेलेक्ट करने के लिए बोलेंगे। अच्छा। लेकिन वहां पे आपको ब्लैक बोर्ड पे राइटिंग करते समय आपको एक सर्टेन एंगल पे लिखना है, जिससे कि आपका ध्यान ब्लैक बोर्ड और बच्चों पे एक साथ रहे। ऐसा नहीं कि पूरी तरह ब्लैक बोर्ड के समक्ष चले गए और पीछे बच्चे हैं। हाँ। ठीक है, हाँ। इस तरीके से इंट्रोडक्शन बताना है, उसके बाद हाइलाइट्स बताने हैं। बहुत ज्यादा आपको समय नहीं देंगे। अगर आप
उसको संक्षेप में नहीं रखेंगे तो आपका ये डेमो लेसन उतना संक्षेप मतलब इफेक्टिव नहीं होगा। मतलब एक छोटा कोई टॉपिक ले लेना है जो एक कोई टॉपिक भी छोटा सब। टॉपिक, हाँ जी जी, एक जैसे जैसे कि वेजिटेशन हो गया, वेजिटेशन में बहुत सारे वेजिटेशन है और उन्होंने बता दिया कि आप मानसून फॉरेस्ट के बारे में बताइए, इसके टाइप्स क्या होते हैं, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे है, क्या ये इंडिया में ही मिलता है या दुनिया के और जगह पे भी मिलता है, इस अब तरीके से। जैसे जैसे क्लाइमेट है तो पूरा क्लाइमेट नहीं ले लेना है, क्योंकि पूरा क्लाइमेट क्लाइमेट, बहुत बड़ा चैप्टर यस हो जाता है। यस, उन्होंने जैसे मान लीजिए उन्होंने पूछा क्लाइमेट क्या है, ये हाँ वेदर से कैसे डिफरेंट होता है, तो हाँ 5 पॉइंट के बेसिस पे बताएंगे। उसके बाद कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो किसी कंट्री के या एरिया के क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं। फिर जैसे मान लीजिए आप इंडिया का क्लाइमेट बताएं कि इंडिया का मानसून क्लाइमेट है, तो उन्होंने पूछ लिया कि मानसून के मैकेनिज्म को अफेक्ट करने वाले कारक कौन कौन से हैं। हाँ हाँ ठीक है, तो एल नीनो, ला नीना, सदर्न ऑसिलेशन, ठीक है, हाँ। एंड आईटीसी जेड, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टरबेंस, जेट स्ट्रीम मूवमेंट, ठीक है, हम्म। डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड सी, ये सब चीजें पूछते हैं। मतलब आपको हाइलाइट्स में बताना है, पॉइंट वाइज बता देना है, और ऐसे बताना है कि आपका ध्यान ब्लैक बोर्ड पर भी रहे जी और पीछे पैनल की तरफ भी रहे, यस, पैनल की ताकि तरफ आपका भी रहे। इंटरेक्शन बना रहे। जी जी, ये तो हो गया ब्लैक बोर्ड स्किल। अब मैं ब्लैक बोर्ड जैसे की कम्युनिकेशन स्किल भी आप बात बता चुके, ब्लैक बोर्ड स्किल भी बता चुके। स्किल में देखिए उनका, जैसे कि बाकी सब्जेक्ट में हिंदी को छोड़ दिया जाए, हिंदी संस्कृत हाँ को छोड़ दिया जाए, तो हाँ केंद्रीय विद्यालय में ये एक एडवांटेजियस होता है कि अगर आप इंग्लिश में कितना अच्छा बोल पाते हैं, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय इज अ पैन इंडिया प्रेजेंस, इट इज द इंस्टीट्यूट ऑफ पैन इंडिया प्रेजेंस, द पीपल फ्रॉम डिफरेंट रीजनल बैकग्राउंड्स। areas, हाँ yes, regional backgrounds come together, like from Nagaland, Manipur, from down south, from North India, ठीक। तो when the all students sit together, तो the one language that offers connectivity to all, that is English. ओके So they always try to prefer whether you and whether you are comfortable in English or not. ओके। स्पेशली सोशल साइंस सब्जेक्ट टीचर शुड नो सोशल साइंस इंग्लिश। सब्जेक्ट, तो सोशल साइंस में एक लिबर्टी है क्योंकि ये तो बाइलिंगुअल सब्जेक्ट है, हाँ तो इसमें तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं देते हैं, फिर भी उनका एक एडवांटेजेस, एक कहते हैं ना कि किसके ऊपर ज्यादा इम्फेसिस रहेगा, तो इंग्लिश रहेगा तो ज्यादा बेटर है। तो अगर मतलब उनका ये कहने का मतलब नहीं कि आप ग्रामेटिकली कितना अच्छा प्रेजेंट करते हैं और वर्ड सिलेक्शन क्या है, उनका ये कहने का मतलब है जो सब्जेक्ट कंटेंट है उसको आप इंग्लिश में साधारण शब्दों में आप मतलब प्रस्तुत कर पाते हैं कि नहीं। मतलब आप कन्वे कर पाते हैं कि नहीं अपनी बातों को। यस, कन्वे कर जैसे पाते हैं, और बच्चों से उस लैंग्वेज में एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं कि नहीं। जैसे एक बात मुझे अभी याद आ रही है, बनारस के घाटों पे जो छोटे छोटे बच्चे फूल और दिए बेचते हैं, जी, वो सीट सीट गो गो कम कम हियर एंड देयर यस कर यस, करके पूरा अपना बेच देते हैं, तो केंद्रीय अपनी बात विद्यालय में, कन्वे कर लेते हैं वो। जी, केंद्रीय विद्यालय में सारे मेंबर्स ये इस बात पे एग्री करते हैं कि केवल केवल 500 शब्द ऐसे होते हैं हमारी डे टू डे लाइफ में जो हाँ आपके पूरे कम्युनिकेशन के सेंटर में होते हैं। बाकी जो वर्ड्स होते हैं कभी कभी जंप करते हैं, आते हैं, लेकिन हाँ 500 वर्ड्स ऐसे हैं जैसे सिट हेयर, कम कम देयर, ठीक है, इस हाँ तरीके की चीजें हैं जो हाँ। हम डेली यूज करते हैं। तो आप उन वर्ड्स को कैसे प्रेजेंट करते हैं, तो इंग्लिश स्पीकिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम। initially I was not familiar, I was speaking in Hindi only, but हाँ soon after with the help of students, आप सर यकीन नहीं करेंगे, जब मैं पहली बार मैं नियुक्ति पाया और कक्षा 9 में गया, मेरे अच्छा। पैर ऐसे कांप रहे थे। मैं हाँ दैट वाज आई वाज 23 ईयर ओल्ड, बस परास्नातक किया था और अगले महीने में जून में रिजल्ट आया था और सितंबर में मेरी ज्वाइनिंग हो गई थी। सितंबर में से, नॉर्थ ईस्ट मिल गया था आपको, वहां तो नहीं अंग्रेजी सर, में ही पढ़ाना पड़ता। उड़ीसा में था, अच्छा गोपालपुर में स्टेशन। अच्छा, उड़ीसा उड़ीसा। तो मेरे हाथ पैर कांप रहे थे, फिर मुझे लगा कि मुझसे संभव नहीं हो पाएगा जस्टिस में, कई दिन तक परेशान रहा, मुझे लगा कि मैं जस्टिस नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन ये प्रैक्टिस की बात होती है, फिर आप इंग्लिश बहुत अच्छे तरीके से बोल सकते हैं। हम्म, एटलीस्ट बिजनेस ट्रांजैक्शन जो आपकी टीचिंग ट्रांजैक्शन है। हाँ हाँ बिल्कुल। जी तो हमने बात कर ली ब्लैक बोर्ड स्किल पे, टीचिंग स्किल पे बात कर ली, जी कम्युनिकेशन स्किल पे बात कर ली। जी सब्जेक्ट पे आते हैं कि ज्योग्राफी के सब्जेक्ट में एक तो आपने मैप के बारे में बात की, ठीक है, जी, और वो बताइए जिससे कि जिस हिस्से से ज्यादा प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कि फिजिकल ज्योग्राफी हो गया, ह्यूमन फिर ज्योग्राफी हो गया। हाँ, फिजिकल ज्योग्राफी से पूछते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी से, स्पेशली ये पॉपुलेशन चैप्टर,
पॉपुलेशन चैप्टर। पॉपुलेशन चैप्टर से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे कि स्टेट विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ इन दैट पास्ट सेंसस, स्टेट विद हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, स्टेट विद हाईएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो पॉपुलेशन, पीपल, माइग्रेशन, इन सब चीजों से ज्यादा पूछते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, अच्छा। इंडस्ट्रीज, ये सब चीजें हैं सर, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ह्यूमन ज्योग्राफी एंड फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी में क्लाइमेट, वेजिटेशन, सॉयल एंड हाँ, टोपोग्राफी, रिलीफ फीचर्स, ठीक है, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। तो क्या इसमें जैसे थियरी वगैरह, टेक्टोनिक थियरी, ये सब जी, पूछा जा सकता है? यस, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या है और इसके सपोर्ट में क्या क्या एविडेंसेस हैं, ये सब चीजें पूछ सकते हैं सर। आपसे आपको और याद आ रहा होगा कुछ क्वेश्चंस, तो आप और बताएं जी, और। उन्होंने उन्होंने ये भी, प्लेट टेक्टोनिक से मुझे याद है, उन्होंने पूछे थे मेजर एंड माइनर प्लेट्स के नाम बताइए, अच्छा। इंपॉर्टेंट मेजर प्लेट्स एंड माइनर प्लेट्स कितने हैं और उनके हाँ। टाइप्स हैं, उनको हाँ। बताया। तो ये टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होते हैं वहां पे उसको डिफाइन करना है। उसके बाद जो मेजर प्लेट हैं हाँ। और बाकी जो माइनर प्लेट्स हैं 15, उनको बताने हैं। अच्छा। और ये तो हो गया पीजीटी ज्योग्राफी का आपका। जीटी ज्योग्राफी का। और इस समय तक तो आप काफी कॉन्फिडेंट हो गए थे, पढ़ाने लगे थे, तो जी जी आपका जी, इंटरव्यू बढ़िया हुआ था। कॉन्फिडेंट हो गए थे और 47 आए थे। लेकिन हाँ। उसमें शायद मुझे लगता है कि एक पार्ट मिसिंग था, कि कई बार क्या होता है कि जब पीजीटी सोशल साइंस होता है, जब वो पीजीटी बनने जाता है, हाँ। हाँ। तो कहीं ना कहीं पैनल के मन में ये सवाल आता है कि हमारा एक वैकेंट पोजीशन हो जाएगा इसकी वजह से। तो अच्छा। मुझे, ये मेरा पर्सपेक्ट है और जरूरी नहीं कि ये हो, लेकिन बिल्कुल। मुझे कहीं ना कहीं ये लगा कि फिर कहेंगे कि हमको ये सारा प्रोसेस फिर करना पड़ेगा टीजीटी भरने के लिए। तो हाँ। ये जब नेक्स्ट हायर इंटरव्यू होता है तो उसमें आपको, आपसे एक्सपेक्टेशन उनकी बढ़ जाती है। अब जैसे आप वाइस प्रिंसिपल के लिए इंटरव्यू देंगे, प्रिंसिपल के लिए देंगे, तो एक्सपेक्टेशन बढ़ती जाएगी और ये इंटरव्यू कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। ओके, तो फिर जो नॉर्मल इंटरव्यू रहा जिसमें आपको 55 नंबर मिले थे टीजीटी एसएसटी का, जी, उसका उसके बारे में थोड़ा बहुत बताइए, कैसा रहा उसमें उसके बारे में देखिए, उसके बारे में हमसे उन इकोनॉमिक्स से पूछे गए थे, क्योंकि बेंगे सोशल साइंस टीचर, आपको तो ज्योग्राफी के साथ साथ सिविक्स, आपको हिस्ट्री और हिस्ट्री भी इकोनॉमिक्स। पढ़ाना पड़ेगा, सिविक्स भी पढ़ाना पड़ेगा, इकोनॉमिक्स भी पढ़ाना पड़ेगा। तो इन हाँ। सब चीजों को भी पूछे। लेकिन मुझसे बहुत ज्यादा पोल साइंस के क्वेश्चन नहीं पूछे, क्योंकि उनको पता था, मेरे रिज्यूमे में उन्होंने देख लिया था कि पोल साइंस इनका बैकग्राउंड नहीं रहा है। तो लेकिन हाँ, बेसिक चीजें पूछे थे, जैसे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या है, फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, ये सब तरीके की चीजें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सैलिएंट फीचर्स क्या क्या हैं, ठीक है, हाँ। वेयर वी हैव बोरोड दिस आइडियाज। हाँ। इन हाँ। सब तरीके की चीजें पूछी गई थी। और हिस्ट्री में मुझसे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में पूछा गया था। बहुत बढ़िया। तो मेरा आपने उड़ीसा इंटरव्यू, उड़ीसा में जी, काम किया, फिर उसके बाद आप नॉर्थ ईस्ट में रहे, फिर हाँ उसके जी, बाद आप अभी कानपुर उत्तर नॉर्थ ईस्ट प्रदेश में में, हैं। यस, नॉर्थ ईस्ट में मैं 2 जगह रहा। पहले तो नॉर्थ ईस्ट में हार्ड स्टेशन कंप्लीट करने के लिए गया था, बरपेटा, टीजीटी सोशल साइंस, वहां पे 2 साल के बाद मैं पीजीटी बना। फिर अगले हाँ। 5 साल तक मैं पीजीटी का किया। पिछले 2 साल से मैं यहाँ पे हूँ। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका नॉर्थ ईस्ट का ओ और उड़ीसा का? ओवरऑल देखिए, मैं कहता हूँ कि केंद्रीय विद्यालय में सर्विस करना अपने आप में एक फीलिंग है, या फीलिंग इन द सेंस, आप अगर आप बाकी इंस्टीट्यूट में सर्विस करते हैं तो आप एक सर्टेन एरिया में ही कन्फाइंड रह जाएंगे। दिल्ली में जॉब कर रहे हैं, यूपी में कर रहे हैं, तो एक स्कूल होगा, उसी के इर्द गिर्द आपकी पूरी करियर बीत जाएगा। आई एम फॉर्चुनेट टू हैव विजिटेड सो मेनी प्लेसेस हम्म। apart from the as a parcel of my service. I visited Odisha, learning their culture, learning their food habits, and then went to the northeast, different locations. देन तो मैं बहुत होपफुल रहा। कई सारे लोग को मैंने ये देखा कि ट्रांसफर उनको बहुत अच्छा नहीं लगता, लेकिन चूंकि मैं नवोदय बैकग्राउंड से रहा, जहाँ पे मैंने जिंदगी को बहुत ज्यादा जिया है। इस तरीके से जिया है कि डिफिकल्टीज में भी आप कैसे अपने आप को संवार सकते हैं, ये सब डिफिकल्टीज तो, एंड डाइवर्सिटी। यस जी। तो वहां पे मम्मी पापा का प्यार तो इतना नहीं मिला, तो अपने कपड़े धुलना, अपने बाकी एडजस्टमेंट की कोई समस्या नहीं। टू ट्रांसफर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है एडजस्टमेंट की। ये भी हो नॉर्थ सकता है ईस्ट, कि अभी, जी सर। जैसे नॉर्थ ईस्ट नाम सुनते ही चेहरे पे नॉर्थ इंडिया के लोगों के ये आ जाता है, अरे नॉर्थ ईस्ट कहाँ भेज दिए। ये तो सर, उसका ये फीलिंग, स्टीरियोटाइप तोड़ना नहीं सर, थोड़ा अच्छा रहेगा। ये फीलिंग क्या होती है कि जॉब लगने से पहले तो ये फीलिंग होती नहीं। जॉब लगने से पहले किसी भी आदमी से पूछेगा, बस वो एक ही शब्द बोलेगा, मुझे जॉब दे दो, चाहे लद्दाख में दे दो, चाहे कन्याकुमारी में दे दो,
चाहे चूरू में दे दो, चाहे तवांग में दे दो। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बस ये तो आप लोगों का सहयोग है जिससे कि हम एस्पिरेंट्स हैं जो काफी पैसे दे देकर कर रहे हैं उसको फ्री ऑफ कॉस्ट हम जी परमार्थ के सर, हित में ये तो बहुत उनको अच्छा है। गाइडलाइन प्रोवाइड करा सकें। ये बहुत 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 अच्छा शुक्रिया है। सर। धन्यवाद सर। प्रणाम सर।